नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग विश्व भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको बता दूं, प्रत्येक ईयर जब भी एग्जाम होता है, चाहे यूपी पीसीएस का हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो या फिर अन्य कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, सभी परीक्षाओं में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से 2 से 4 प्रश्न जब ज्योग्राफी सेक्शन में देखने को मिल ही जाता है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यूपी पीसीएस प्री को ध्यान में रखकर यह बनाया जा रहा है वीडियो, तो यूपी पीसीएस प्री के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज के संयुक्त रूप को लैटिन अमेरिका कहते हैं। सबसे पहले एक ही यही प्रश्न आता है, कभी कभी पूछ लिया जा सकता है या पूछा जा सकता है कि लैटिन अमेरिका में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, तो पूरा दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज के संयुक्त रूप को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका जो यह महाद्वीप है, संसार का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह भी याद रखेंगे, संसार का जो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप। उसके बाद हम बात करेंगे प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच इसकी अवस्थिति है, लोकेशन इसकी है प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। जब भी आप इसको पढ़ रहे हैं, कोशिश करिएगा कि वर्ल्ड का जो मैप है उसको लेके बैठें, एटलस लेके बैठें, आप वहाँ से इस पॉइंट को मिलाते चलेंगे तो आपको बहुत जल्दी यह समझ में आएगा। तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच में अवस्थित इसकी लोकेशन है, यह महाद्वीप स्थित है। पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। जो पनामा जल संधि ऐसे है तो इधर उत्तरी अमेरिका हो जाता है और इधर हो जाता है दक्षिणी अमेरिका। तो पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। बोलीविया दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड या स्थलरुद्ध देश है। बोलीविया जो है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिसे स्थलरुद्ध देश बोलते हैं। चौथा पॉइंट देखेंगे हम लोग, हिमालय के बाद एंडीज श्रृंखला ही संसार की दूसरी सबसे ऊंची एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला तो जल्दी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है, तो वह है एंडीज। यह बार बार एग्जाम में पूछा गया है। एंडीज श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला पर्वतमाला है। इसका सर्वाधिक ऊंचा शिखर जो है वह है एकांकागुआ। यह भी पूछा गया है कि एकांकागुआ या फिर एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो उसका नाम है एकांकागुआ। 6960 मीटर ऊंची है। एंडीज मोड़दार पर्वतों की श्रेणी में आता है, मतलब कि वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। इसके मध्य में बोलीविया का पठार स्थित है, याद रखेंगे, इसके मध्य में बोलीविया का पठार स्थित है। विश्व की, पांचवा पॉइंट देखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, ये शब्द याद रखेंगे, नौकागम्य झील, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील जिसका नाम है टिटिकाका झील। वैसे भी मिलाने को कई बार आया हुआ है यूपीपीसीएस में या किसी अन्य स्टेट के पीसीएस में कि टिटिकाका झील कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। और किस पठार पे है, बोलीविया के पठार पे स्थित है। याद रखेंगे, पेरू से तो मिलाएंगे या तो बोलीविया से, तो पेरू और बोलीविया की यह सीमा पर स्थित है। कौन, विश्व की सबसे जो नौकागम्य झील है, इसका नाम क्या है, यही पूछा जा सकता है, तो इसका नाम है टिटिकाका झील। बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे @TechIAS और वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। हैंड रिटेन नोट्स है, खुद का बनाया हुआ। छठा पॉइंट देखेंगे, इक्वाडोर में स्थित कोटोपैक्सी संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। बार बार पूछा जाता है कि संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो वह है कोटोपैक्सी। और कहाँ स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर की राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्विटो है, यह भी याद रखेंगे, क्वेटो नहीं है, क्विटो है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी भी है। तो प्रश्न बन सकता है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी
तो यह है क्विटो, जो कि राजधानी किसकी है, इक्वाडोर की। एक और प्रश्न आपको कमेंट में बताना होगा कि विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन से देश की है। विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी है आपको बताना है, वह राजधानी का नाम और किस देश की राजधानी है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना आपको। 7वां प्रश्न, यहाँ सभी नदियां अटलांटिक महासागर में गिरती हैं, कहाँ की, जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की नदियां हैं सभी नदियां अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। अमेजन यहीं पे बहती है, विश्व की सबसे विशाल तथा दूसरी सबसे लंबी नदी है, यह भी पॉइंट देख लेंगे। जल ग्रहण क्षेत्र के हिसाब से यह सबसे विशाल सबसे बड़ी नदी है, लेकिन लंबाई के माध्यम से अगर देखें तो यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अगर जल ग्रहण के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो वह विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी अमेजन नदी। लेकिन जब लंबाई में बात करेंगे तो सबसे लंबी नील नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी अमेजन। गुयाना पठार में ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल, इसका नाम है एंजिल, मिलता है। यह वेनेजुएला के दक्षिण पूर्व में ओरिनिको की सहायक नदी कैरो पर स्थित है। तो यह भी याद रखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा, नाम है एंजिल और यह वेनेजुएला में स्थित है, ओरिनिको की सहायक कैरो नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ है इससे पहले एग्जाम में। आप इस वीडियो को देखने के बाद जब पूर्वावलोकन लगाएंगे घटना चक्र का, देखेंगे बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में दिखे होंगे। 9वां पॉइंट बात करेंगे, दक्षिण अमेरिका में तापमान और वर्षा के आधार पर कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे विषुवतीय जलवायु के बारे में। यहाँ के वर्षावन का स्थानीय नाम सेल्वास है, याद रखेंगे। सेल्वास क्या है, विषुवतीय जलवायु का वर्षावन का स्थानीय नाम है। अमेजन बेसिन या अमेजन द्रोणी ही रबड़ वृक्षों का मूल स्थान है। अगर प्रश्न आ जाए कि रबड़ वृक्षों का मूल स्थान कौन है तो वह है अमेजन बेसिन। बात करेंगे सवाना जलवायु के बारे में। यह घास भूमि प्रदेश है जिनके दो नाम हैं, लानोस और कैंपोस, याद रखेंगे। बार बार लानोस कैंपोस ये सब पूछा जाता रहता है। इनमें लानोस ओरिनिको नदी द्रोणी या नदी बेसिन व गायना उच्च भूमि, गुयाना भी है और गायना भी है, गायना उच्च भूमि में है, जबकि कैंपोस ब्राज़ील के पठार पर मिलता है। और अगर लानोस की बात करें तो लानोस को अगर जब मिलाने का आएगा किस कंट्री में है तो सीधे मिलाएंगे वेनेजुएला, लानोस को मिलाते हैं वेनेजुएला से। और अगर कैंपोस आएगा तो सीधे मिलाएंगे ब्राज़ील से, क्योंकि ये सब प्रश्न मिलाने वाले प्रश्न में ही आते हैं। और वैसे भी अगर कैंपोस है तो ब्राज़ील याद रखेंगे, लानोस है तो वेनेजुएला याद रखेंगे, जबकि कैंपोस ब्राज़ील के पठार पर मिलता है। कैंपोस क्षेत्र में ही एरबा नामक वनस्पति मिलती है। कौन सी वनस्पति, एरबा नामक वनस्पति मिलती है। कहाँ पे, कैंपोस क्षेत्र में ही एरबा नामक वनस्पति मिलती है। और देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है गलत लिखा हुआ है, इसको नहीं पढ़ेंगे। इस क्षेत्र में उरुग्वे और अर्जेंटीना का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र नहीं आता है। सवाना जलवायु जो पाई जाती है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में, वह पूर्वी उच्च भूमि में पाई जाती है। जो पूर्व का अगर हम देखें कुछ इस तरह से, अगर मान लीजिए हम देखें दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को, तो सवाना जलवायु यहाँ कहीं पाई जाती है जहाँ ब्राज़ील का पठार है, पूर्वी उच्च भूमि इसको बोलेंगे। तो ये कहाँ पाई जाती है, पूर्वी उच्च भूमि, इसको लिख देंगे, पूर्वी उच्च भूमि में पाई जाती है सवाना जलवायु। आगे बात करेंगे, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है नोट्स बनाते समय, इसको छोड़ देंगे। ये कहाँ पाई जाती है सवाना जलवायु, पूर्वी उच्च भूमि में, जो कि ब्राज़ील का पठार वगैरह जहाँ पे है वहाँ पे पाई जाती है सवाना जलवायु, इसको देख लेंगे। और जब नोट्स बनाएंगे तो इसको, या पीडीएफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे सही कर लेंगे, और खुद का नोट्स बनाएंगे तो इसको जानते रहेंगे। पूर्वी उच्च भूमि में पाई जाती है सवाना जलवायु। हम बात करेंगे प्रेयरी जलवायु के बारे में। पंपास यहाँ की घास भूमि का स्थानीय नाम है। इस क्षेत्र में उरुग्वे और अर्जेंटीना का उत्तर पूर्वी क्षेत्र आता है। जो पंपास पाई जाती है उसमें उरुग्वे और अर्जेंटीना का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र आता है। और पंपास के बारे में अगर हम बात करें तो पंपास का बेसिकली संबंध अर्जेंटीना से है, अर्जेंटीना से है। और अगर कोई चीज़ आपको अर्जेंट है
तो जब भी हम लोग बचपन में पढ़ने जाते थे साइकिल वगैरह से, तो अगर हमारी साइकिल वगैरह कहीं पंचर हो गई तो हमको हवा भरने के लिए पंप चाहिए थी, तो अर्जेंट क्या चाहिए था, पंप चाहिए था। तो इस तरीके से आप हमेशा कैंपोस और पंपास में अंतर रख सकते हैं। कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती, कैंपोस ब्राज़ील में है या पंपास ब्राज़ील में है, तो पंप अर्जेंट चाहिए हमको, तो पंपास अर्जेंटीना में है। इस ट्रिक को याद रखेंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे तो कहीं भूलेगा नहीं। उष्णकटिबंधीय जलवायु भी इस महाद्वीप में पाई जाती है। उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के निम्न भूमि प्रदेशों में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है उसके बारे में तो आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो इस जलवायु में रहते हैं, भारतीय तो इसी जलवायु में रहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता क्या होती है कि वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है तथा शीत ऋतु शुष्क रहती है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ घने वन और घास मिलते हैं। इन घने वनों को या घास के जो मैदान होते हैं उनको ग्रान चाको भी कहा जाता है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ घने वन और घास मिलते हैं जिन्हें ग्रान चाको कहा जाता है। अगर मान लो शब्दावली पे ध्यान देंगे, अगर ग्रान चाको पूछा जाए क्या है, तो यह उष्णकटिबंधीय जलवायु में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में घने वन और घास के मैदान हैं। बात करेंगे मरुस्थलीय जलवायु के बारे में। उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है। चिली साइड में जब आप बढ़ेंगे, इस साइड में महाद्वीप के, तो यहाँ पे बहुत शुष्कतम चीज़ें हैं, शुष्क ऋतु है, और वहाँ की जो जलवायु है वो मरुस्थलीय है। तो उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है, याद रखेंगे। 10वां पॉइंट देखेंगे, अनाकोंडा नामक सर्प जो अमेजन नदी में मिलता है, 10 से 12 मीटर लंबा होता है। अनाकोंडा आप लोगों ने मूवी देखा होगा, वह जो सांप है वह हकीकत में पाया जाता है, और कहाँ पे, अमेजन नदी में पाया जाता है। बात करेंगे 11 नंबर पॉइंट, मत्स्य उद्योग की मत्स्य उद्योग की दृष्टि से पेरू का तट जो है विश्व में 7वां स्थान रखता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक मछलियां यहीं से पकड़ी जाती। कहाँ से, पेरू के तट से। 12वां पॉइंट देखेंगे, महत्वपूर्ण लगा हुआ पीडीएफ में, इक्वाडोर का गालपागोस द्वीप ओलिवा रिडले टर्टल विशालकाय कछुए का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। कौन सा, गालपोगास द्वीप। ओलिवा रिडले टर्टल जो कछुए होते हैं, विशालकाय कछुए का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है, और ऐसा ही एक प्रजनन स्थल भारत में भी पाया जाता है। तो उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और मैं आपको बता दूं वह किस राज्य में है, तो मैं उसको बता दे रहा हूँ आपको हिंट देने के लिए। तो उड़ीसा में है वह पाया जाता जगह। तो इसी प्रकार जैसे इक्वाडोर में गालपागोस द्वीप है, ओलिव रिडले टर्टल के लिए फेमस है, वैसे उड़ीसा का भी वह क्षेत्र है जो ओलिव रिडले टर्टल के लिए फेमस है, और वहाँ पर भी प्राकृतिक प्रजनन स्थल है ओलिव रिडले टर्टल का, उड़ीसा में। बात करेंगे 13 नंबर पॉइंट का, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करेंगे। अधिकतर कृषि योग्य भूमि अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। अधिकतर जो कृषि योग्य भूमि है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, वह अर्जेंटीना और उरुग्वे में है, जहां गेहूं और मक्का की अच्छी खेती होती है। 14 नंबर पॉइंट देखेंगे, ब्राज़ील कोलंबिया और इक्वाडोर संसार में कहवे के सबसे बड़े उत्पादक हैं। कौन, ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर। यहाँ की लाल मिट्टी, टेरा रोसा बोलते हैं स्थानीय रूप में, कहवा की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ कहवा के बड़े बड़े बागान मिलते हैं जिसे फजेंडा कहते हैं। फजेंडा तो बार बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण, सीधे जाता है कि फजेंडा क्या है। तो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में या ब्राज़ील में कहवा के बड़े बड़े बागानों को फजेंडा कहते हैं। 15 नंबर पॉइंट है, आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। जहां वर्षा का नहीं होना वरदान सिद्ध हुआ। आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के क्या पाए जाते हैं, भंडार पाए जाते हैं, जहां वर्षा का नहीं होना वरदान सिद्ध हुआ। और चिली नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक है, इससे उर्वरक तैयार किया जाता है। तो जो आटाकामा मरुस्थल है उसमें नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं, और यहाँ पे वर्षा नहीं होती, मैंने बताया कि यहाँ पे मरुस्थलीय जलवायु भी पाई जाती है। जहाँ वर्षा नहीं होगा वहाँ की जलवायु तो मरुस्थलीय ही हो जाएगी ना। तो आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं, और जहाँ वर्षा का नहीं होना वरदान सिद्ध हुआ। चिली जो है वह नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक है पूरी दुनिया में, और इससे क्या बनाया जाता है, इसकी महत्ता इसलिए है कि नाइट्रेट से उर्वरक बनाए जाते हैं। याद रखेंगे आटाकामा मरुस्थल के बारे में। 17 नंबर पॉइंट देखेंगे, खनिज तेल
भी पाया जाता है इस महाद्वीप में। तो खनिज तेल कहाँ पाया जाता है? तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि कैरिबियन देश जो हैं, कैरिबियन तट के देश निकालते हैं, जैसे वेनेजुएला। वेनेजुएला में तो भंडार के दृष्टिकोण से देखें तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक भंडार खनिज तेल का वेनेजुएला में ही है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, वेनेजुएला के मरैकैबो, इस जगह का नाम याद रखेंगे। मरैकैबो कभी कहीं मिलाने का आता है तो आप वेनेजुएला से संबंधित है, याद रखेंगे। तो मरैकैबो झील भी याद रखेंगे, से बड़ी मात्रा में तेल निकाला जाता है। तो मरैकैबो झील पूछा जा सकता है कहाँ पे है, महत्वपूर्ण हो सकती है। तो मरैकैबो झील कहाँ पे है? वेनेजुएला में स्थित है, महत्वपूर्ण हो सकती है। चिली, चिली का चुक्की माता या चुक्की कमाता पठार तांबे के उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। बार बार प्रश्न आता है कि चुक्की कमाता या चुक्की माता किससे संबंधित है? तो यह तांबे से संबंधित है। कहाँ पे है या किस देश में है? तो चिली में स्थित है। चुक्की कमाता पठार तांबे के उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, तांबा राजधानी भी इसे कहते हैं। 19 नंबर पॉइंट है, सूरीनाम और गुयाना बॉक्साइट के सबसे बड़े उत्पादक हैं। अगर सूरीनाम की पूंछ होती है विश्व बिरादरी में और गुयाना की पूंछ हो रही है तो बॉक्साइट के लिए ही होती है, ये सबसे बड़े उत्पादक हैं। दक्षिणी अमेरिकी के मूल निवासी रेड इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। 21 नंबर पॉइंट है, इस महाद्वीप का ट्रांस इंडियन रेल मार्ग प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से मिलाता है, जो कि वालपरेजोपत्तन से ब्यूनस आयर्स तक जाता है। ब्यूनस आयर्स कहाँ है? अर्जेंटीना में स्थित है। तो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग के बारे में जानते रहेंगे। यह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से मिलाता है। सीधे प्रश्न आ सकता है कि कौन सा ऐसा रेल मार्ग है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो वह है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। वालपरेजो बंदरगाह से ब्यूनस आयर्स तक यह जाता है। 22 नंबर पॉइंट है, अमेजन बेसिन में निर्मित कोकोडो सिनक्लेयर पन बिजली परियोजना इक्वाडोर की सबसे बड़ी परियोजना है। कौन सी परियोजना है? कोकोडो सिनक्लेयर पन बिजली परियोजना किस देश में स्थित है पूछी जा सकती है, तो इक्वाडोर में स्थित है। अमेजन बेसिन में है, इक्वाडोर में है। कोकोडो सिनक्लेयर पन बिजली परियोजना इक्वाडोर से संबंधित है, ध्यान दे लेंगे, अभी तक पूछी नहीं गई है, पूछा जा सकता। अब हम देखेंगे ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के कुछ प्रमुख देशों का हम लोग अध्ययन करेंगे जहां से प्रश्न आता है। ब्राज़ील के बारे में बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर और पूर्वी भाग में स्थित है। देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। एक और जो महत्वपूर्ण बात इसके लिए है, तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा 5वां बड़ा देश है ही, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी, एरिया प्लस पॉपुलेशन दोनों हिसाब से यह विश्व का 5वां बड़ा देश है। यहाँ के जो ब्राज़ील रेडवुड पाए जाते हैं उसी के नाम पर इस देश का नाम ब्राज़ील रखा गया। ब्राज़ील की जलवायु के बारे में बात करें तो ब्राज़ील की जो जलवायु है मुख्यतः उष्ण आर्द्र जलवायु है। वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी विषुवतीय प्रदेशों में होती है, जिनसे जीवन रक्षक नौकाएं एवं कार्क बनाई जाती हैं। तो याद रखेंगे, वाल्सा नामक जो होती है ये सबसे हल्की लकड़ी ब्राज़ील में पाई जाती है और विषुवतीय लाइन पर स्थित कई देशों में पाई जाती है। कार्नोवा वृक्ष के बारे में जान लेंगे, ब्राज़ील में पाया जाता है। कार्नोवा वृक्ष से मोम निकाला जाता है। प्रश्न बन सकता है कि किस वृक्ष से मोम निकाला जाता है, तो वह है कार्नोवा वृक्ष। ब्राज़ील के बारे में बात करें तो ब्राज़ील रबड़ के जो पेड़ हैं इनका मूल स्थान है, मूल निवास स्थान है रबड़ के पेड़ों का ब्राज़ील। विश्व का कहवा पात्र कहा जाने वाला ब्राज़ील विश्व में सबसे अधिक कहवा उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में सबसे अधिक कहवा उत्पन्न करने वाला देश ब्राज़ील है और यह सबसे बड़ा निर्यातक भी है कहवा का। ब्राज़ील में कहवे का सर्वाधिक उत्पादन साओ पोलो व उसके पृष्ठ प्रदेशों में होता है। तो साओ पोलो को याद रखेंगे, बहुत फेमस है कहवा के लिए। ब्राज़ील में कहवा के, फिर देखिए प्रश्न आ गया या रिपीट हो रहा है, बड़े बड़े बागान मिलते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। और यह बार बार एग्जाम में पूछा गया, जब आप पूर्वावलोकन का अध्ययन करेंगे घटना चक्र तो वहाँ पे आप देखेंगे ये बार बार पूछा गया है। या PYQ देखेंगे उत्तर प्रदेश PCS का 20 साल का, तो उसमें आप देखेंगे कई बार यह प्रश्न आया हुआ है कि ब्राज़ील में कहवा के बड़े बड़े बागान को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। कोको के उत्पादन और निर्यात में अफ्रीका के घाना और नाइजीरिया के बाद ब्राज़ील का ही स्थान है। तो काफ़ी मात्रा में यहाँ कोको का भी उत्पादन होता है।
इटाबिरा को बारे में जान लेंगे। इटाबिरा ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। सीधे मिलाने को आएगा कि इटाबिरा का संबंध किससे है। बहुत बार यह प्रश्न आया हुआ है कि दे के पूछता जगह कि इस जगह का संबंध किस अयस्क के उत्पादन से है। तो जो इटाबिरा है इसका उत्पादन लौह अयस्क खनन से है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है, यह भी जानते रहेंगे। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में जो ब्राज़ील है वह सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है। ब्राज़ील की अमापा खान है, पूछा जा सकता है कि अमापा खान किसके लिए फेमस है। तो यह संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है, बहुत महत्वपूर्ण है अमापा खान, इसको ध्यान दे लेंगे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, पूछी जा सकती है अमापा खान किस देश में है या किसके लिए फेमस है। तो मैग्नीज के लिए फेमस है, ब्राज़ील में स्थित है। पराना नदी पर इटेपू एक बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुत बड़ी यह परियोजना है और सीधे यही आ सकती है कि इटेपू बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। तो यह पराना नदी पर स्थित है, इसको याद रखेंगे। इसमें संसार की सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। बेलो मोंटे बांध के बारे में जान लेंगे, किस नदी पर है, जीगू नदी पर स्थित है। प्रश्न बन सकता है, बार बार बांधों से प्रश्न आया हुआ है। विश्व के कई फेमस बांध बार बार परीक्षाओं पूछे गए हैं, वो किस नदी पर हैं। तो उन्हीं में से एक है बेलो मोंटे बांध, यह जीगू नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। वोल्टा रिटोंडा ब्राज़ील का पहला इस्पात कारखाना। वोल्टा रिटोंडा में ब्राज़ील का पहला इस्पात कारखाना लगा था, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, देख लेंगे एक बार इसको भी। विश्व का सबसे बड़ा कहवा निर्यातक बंदरगाह सैंटोस है, ब्राज़ीलिया इस देश की राजधानी है। तो जो प्रश्न आता है कहवा पत्तन किसको कहते हैं, सैंटोस को कहते हैं। कहवा बंदरगाह या कहवा पत्तन पूछा गया हुआ, जब आप पेपर देखेंगे PYQ तो पेपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कहवा पत्तन किसको कहते हैं। तो ब्राज़ील के सैंटोस को कहवा पत्तन कहते हैं। साओ पोलो के बारे में बात करें तो ब्राज़ील का सबसे बड़ा नगर है, वह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगरीय समूह भी है। साओ पोलो या ब्राज़ील का सबसे बड़ा नगर है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगरीय समूह है, जनसंख्या के मामले में बात कर रहा हूँ। विश्व में साओ पोलो की बात करें तो विश्व में टोक्यो, योकोहामा, न्यूयॉर्क व मैक्सिको सिटी के बाद इसका चौथा स्थान आता है। एक और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ब्राज़ील से, कोपाग्वाना पुलिन, पुलिन को कहते हैं बीच, हिंदी शब्द है पुलिन और इसका इंग्लिश वर्जन है बीच। तो कोपाग्वाना पुलिन या बीच रियो डी जेनेरियो में अवस्थित सुंदर पर्यटक स्थल है। तो यह प्रश्न भी आ सकता है कि कोपाग्वाना बीच या कोपाग्वाना पुलिन कहाँ स्थित है। तो वह स्थित है रियो डी जेनेरियो में। बात करेंगे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के एक और महत्वपूर्ण देश अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण उसकी उत्तम शीतोष्ण घास भूमि पंपास है। हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था। पंप की आवश्यकता किसको, पंप की आवश्यकता बहुत अर्जेंट में होती है, जब भी साइकिल पंचर हो जाती है तो अर्जेंट है तो पंप होगा, पंपास। पंपास कहाँ पाई जाएगी, अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना की समृद्धि का यही कारण है इसकी उत्तम शीतोष्ण घास भूमि या शीतोष्ण घास भूमि, यह भी याद रखेंगे। टेरा डेल फ्यूगा द्वीप, टेरा डेल फ्यूगो द्वीप अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में है, जो मुख्य भूमि से मैगलन जलसंधि द्वारा पृथक होता है। इस द्वीप का आधा भाग अर्जेंटीना के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, मैगलन जलसंधि यह टेरा डेल फ्यूगो द्वीप को अर्जेंटीना से अलग करती है या अर्जेंटीना से जोड़ती है। तो अर्जेंटीना को टेरा डेल फ्यूगो द्वीप से कौन जोड़ती है, मैगलन जलसंधि। मैगलन जलसंधि के बारे में आप लोग जानते रहिए, नाम सुने रहिए, पूछा जा सकता है कहाँ पाई जाती है। तो मैगलन जलसंधि कहाँ पाई जाती है, अर्जेंटीना के यहाँ नीचे है। और टेरा डेल फ्यूगो द्वीप को अर्जेंटीना के मुख्य भाग से यह पृथक करता है या जोड़ता है, ऐसे कह सकते हैं। इस द्वीप की जलवायु के बारे में बात करें, इस देश की अगर हम जलवायु के बारे में बात करें तो यह एक शीतोष्ण जलवायु वाला देश है। अर्जेंटीना की वनस्पति छोटी व मुलायम शीतोष्ण घास है, जिसका क्षेत्र पंपास कहलाता है। इस मैदान के उत्तरी भाग में ग्रान चाको की दलदली निम्न भूमि है, जिसका मुख्य वृक्ष कोए ब्रेको है। क्या है, कोए ब्रेको। एक बार इसको लिख दे रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, कोए ब्रेको। तो
इस मैदान के जो पंपास मैदान के उत्तरी भाग में ग्रांड चाको की दलदली निम्न भूमि है, जिसका मुख्य वृक्ष क्या है, कोयब्रेको है। इसी की छाल से, जो कोयब्रेको है, इसकी छाल से टैनिन अम्ल प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग चमड़ा बनाने में किया जाता है। टैनिन अम्ल के बारे में पहले जान लीजिए। टैनिन अम्ल प्राप्त किया जाता है किससे, कोयब्रेको के छाल से, और इसका उपयोग क्या होता है, चमड़ा उद्योग में चमड़ा बनाने में किया जाता है। तो याद रखेंगे हम लोग, कोयब्रेको को याद रखेंगे। इसकी छाल से टैनिन अम्ल प्राप्त होता है और टैनिन अम्ल किसके उपयोग में आता है, चमड़ा बनाने के उपयोग में आता है। अर्जेंटीना के सभी बंदरगाह डिब्बों में मांस बंद कर उसका निर्यात करते हैं। यहाँ का मांस उद्योग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पशुओं के लिए अल्फाल्फा नामक घास भी पाई जाती है। इस पॉइंट को भी गौर करके देख लेंगे कि अल्फाल्फा घास कहाँ पाई जाती है, अर्जेंटीना में पाई जाती है, या पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती है। बात करेंगे 25वां पॉइंट, पराना नदी ब्राज़ील व पराग्वे की सीमा निर्धारक ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है। तो प्रश्न बन सकता है कि ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा को कौन सी नदी निर्धारित करती है, तो वह है पराना नदी। बात करेंगे पुरुष नदी के बारे में, तो एंडीज पर्वत से निकलती है। अमेजन के दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो पुरुष नदी अमेजन की सहायक नदी है। सीधे प्रश्न आ सकता है कि पुरुष किस नदी की सहायक नदी है, तो यह है अमेजन की सहायक नदी और दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इन्हीं 26 पॉइंट के साथ दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप अब यहीं पे समाप्त हो रहा है। इससे निकलने वाले या इसके पूरे इस महाद्वीप से बन सकने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, यहाँ पे सबका संकलन किया गया था। वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अगर कुछ भी कहना है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।